एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाफेज एंड टेलोफेज दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दोनों के अंदर सेल में कौन कौन से फेनोमेनन होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स से। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था जब मेटाफेज के बारे में हमने स्टडी किया तो उसमें हमने देखा था जो सेल होता है उसमें जो मिडिल में एक सेल इक्वेटर होता है, राइट, क्योंकि दोनों साइड पे दोनों पोल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इक्वेटर होता है यहाँ पे टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस पर्टिकुलर सेल में वो अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से कुछ ये अरेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी इस तरह से काइनेटोकोर से अटैच होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करूं तो ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है जो कि इस पर्टिकुलर मेटाफेज प्लेट में प्रेजेंट है। इसके दोनों तरफ काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है इस तरह से, जो कि सेंट्रोमियर को कवर करता हुआ रहता है। और यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इस तरह से दोनों तरफ इस क्रोमोसोम को ये खींच रहे होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पर्टिकुलर एनाफेज का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है अभी काइनेटोकोर से ऑलरेडी अटैच हो चुका है और ये क्या काम करेंगे, अभी इस पर्टिकुलर काइनेटोकोर को इस तरह से दोनों तरफ ये खींचने लग जाएंगे। तो सोचिए अगर ये खींचने लग जाएंगे तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर फोर्स जनरेट होगा यहाँ पे। इस पर्टिकुलर सेंट्रोमियर में पहले क्या होता था, ये सेंट्रोमियर पहले अटैच होकर रहते थे, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड को ये अटैच करके रखते थे। हम जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। तो ये सिस्टर क्रोमाटिड सेंट्रोमियर के जगह पे अटैच होके रहते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है कोहेसिन। लेकिन जैसे ही एनाफेज आ जाता है, एनाफेज में एक पर्टिकुलर एंजाइम का सिक्रीशन होता है सेल के अंदर, सेपरेज एंजाइम होता है। और ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है इस कोहेसिन मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन करने लग जाता है। डिग्रेडेशन मतलब इस पर्टिकुलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ये तोड़ने लग जाता है। तो ये कोहेसिन का काम क्या होता था, कोहेसिन इन दोनों सिस्टर क्रोमाटिड को सेंट्रोमियर के जगह पे अटैच करके रखता था। लेकिन जैसे ही अब ये कोहेसिन मॉलिक्यूल नहीं रहा तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी अलग जैसे ही होंगे दोनों सिस्टर क्रोमाटिड, उसके साथ अटैच कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अब इन्हें क्या करने लग जाएंगे, अपनी तरफ ये खींचने लग जाएंगे इसको, इस तरह से कुछ इसका शेप होने लग जाएगा। मतलब दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अब अलग हो चुके हैं क्योंकि इसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको सेंटर की तरफ खींचने लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। मान लेते हैं ये एक इस तरह से अटैच था और यहाँ पे ये दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड इस तरह से अटैच था। अब ये दोनों जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अलग अलग हो जाते हैं हम इनको क्रोमोसोम का नाम देने लग जाते हैं, क्योंकि पहले दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक साथ अटैच होते थे सेंट्रोमियर के जगह पे, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अलग अलग क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इसका मतलब हम जानते हैं अगर हम एक मामालियन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करें तो मामालियन सिस्टम के अंदर क्या हो रहा होता है, यहाँ पे इनके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। अगर मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं तो इनके पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब अगर मैं मेटाफेज के बारे में बात करूं तो इस तरह से जो सेंट्रल पोजीशन है, इस सेंट्रल पोजीशन में टोटल 46 क्रोमोसोम था। मेटाफेज के अंदर इस तरह से दोनों सेंट्रोसोम प्रेजेंट थे और दोनों सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर इस तरह से ओरिजिनेट हो रहे थे। सो ये जो 46 क्रोमोसोम्स थे पहले, इन 46 क्रोमोसोम के पास हम जानते हैं सेंट्रोमियर के साथ दो सिस्टर क्रोमाटिड अटैच था, क्योंकि एस फेज में हमारा सेल का हमारा जो डीएनए है उसका सिंथेसिस हो चुका था और हमारे पास जो क्रोमोसोम है सेम थे लेकिन डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो चुका था। तो इसी तरह से 46 क्रोमोसोम सेंटर में रह जाते हैं या फिर जो मेटाफेज प्लेट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही
एनाफेज आता है तो ये 46 क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर के पास यहाँ पे इस तरह से स्पिंडल अटैच हो जाएगा और इन्हीं 46 क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स हैं इन्हीं को ये सेपरेट करने लग जाएंगे। मतलब अगर ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड है वो सेपरेट होगा तो इस तरह से 2 सेपरेट हो जाएगा, और इस तरह से इसका जो क्रोमाटिड से सिस्टर क्रोमाटिड अगर सेपरेट होगा तो इस तरह से ये भी सेपरेट हो जाएगा। मतलब पहले सेंटर में 46 क्रोमोसोम थे, अब जब सेपरेट होंगे तो भी ये जो सेट है इसके पास भी 46 क्रोमाटिड चला जाएगा और इसके पास भी क्या हो जाएगा, 46 क्रोमाटिड चला जाएगा, राइट। क्योंकि हमें जो प्लॉइडी है उसको मेंटेन करके रखना है तो ये आराम से 46 क्रोमाटिड इस तरह से एक पोल की तरफ चले जाएंगे और दूसरा 46 क्रोमाटिड ये पोल की तरफ चले जाएंगे। जब ये दोनों क्रोमाटिड सेपरेट हो जाएंगे तो अब हम उनको क्रोमोसोम कहते हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोल के पास भी अभी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और दूसरे पोल के पास भी अभी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सो ये था एनाफेज एंड एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक बार फिर मैं रिवाइज करवा लेती हूँ कि एनाफेज में क्या क्या होता है। तो एनाफेज में क्या हो रहा है कि जो काइनेटोकोर के साथ अटैच था स्पिंडल फाइबर, वो दोनों सिस्टर क्रोमाटिड को पुल करने लग जाते हैं पोल की तरफ, और पुल करने की वजह से क्या हो रहा होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अलग अलग हो जाते हैं और दोनों पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो जैसे ही ये पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ईच क्रोमाटिड का या ईच क्रोमोसोम का, जिसे हम अभी क्रोमोसोम बोलेंगे, तो ईच क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ डायरेक्टेड है, एंड यहाँ पे जो या फिर जो आर्म्स होते हैं वो आपको सेंटर की तरफ देखने को मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आपके नीट में भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काइनेटोकोर था वो धीरे धीरे शॉर्ट होता हुआ चला जा रहा है और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, न्यू क्रोमोसोम्स को ये पोल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और पोल की तरफ ही खींचने लग जा रहा है। तो ये था एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं टीलोफेज, जो कि लास्ट फेज है। यहाँ पे जो टीलो है ये टर्म लिया गया था टीलोस से, और टीलोस का मतलब क्या होता है एक्चुअली, एंड। मतलब ये जो कैरियोकाइनेसिस चल रहा है उसका लास्ट फेज है या एंड फेज है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वही लिखा गया है कि दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाफेज में हमने देखा था कि दोनों क्रोमोसोम्स, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों पोल की तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। टीलोफेज आते आते क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम, वो दोनों सेंटर में इस तरह, दोनों पोल में इस तरह से पहुंच जाते हैं। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। अब क्या हो रहा है देखिएगा, जो स्पिंडल फाइबर होते थे वही खींच के क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ लेकर आते थे। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है वो धीरे धीरे शॉर्ट होता हुआ चला जा रहा है, और उनका एक और काम क्या रहता है इन स्पिंडल फाइबर का, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप ये बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा था जब हम प्रोफेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, प्रोफेज के बिगिनिंग में ही न्यूक्लियर एनवेलप का डिसोल्यूशन होना शुरू हो गया था, ये डिग्रेड हो रहे थे। उसी तरह से ये जो टीलोफेज है, यहाँ पे क्या होगा, इन 46 क्रोमोसोम के पास इस तरह से न्यूक्लियर एनवेलप का बनना शुरू हो जाएगा दोनों ही पोल में। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम भी अपना आइडेंटिटी लूज करने लग जाएंगे। क्रोमोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी इस पर्टिकुलर पोल में, राइट। तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा। डीकंडेंस मतलब क्या होगा, ये धीरे धीरे फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ये फिर से क्रोमाटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो टीलोफेज है, टीलोफेज में ये क्रोमोसोम्स अपना आइडेंटिटी लूज करके क्रोमाटिन फाइबर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये क्रोमाटिन फाइबर बनने लग जाता है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनवेलप जो डेवलप हो रहा था वो भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, राइट। उसके साथ साथ ये दोनों तरफ क्या होने लग जाएगा, जो सेल ऑर्गेनेल जो कि प्रोफेज के टाइम पे डिसोल्यूट हो गए थे, वो सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस।
इस पर्टिकुलर एरिया में ये सारे सेल ऑर्गेनेल फिर से न्यूली सिंथेसाइज होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ ये जो सेल है ये भी इस पर्टिकुलर सेंटर पोजीशन में ये श्रिंक करने लग जा रहे हैं। यहाँ पे एक फॉर्क का फॉर्मेशन होना शुरू हो रहा है, जहाँ से कि ये फिर से जब हम साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो ये साइटोप्लाज्म दोनों सेपरेट हो जाएंगे और ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अगर मैं ईच कंपार्टमेंट को एक सेल, एक फ्यूचर सेल की तरह मानूं तो ईच सेल में फिर से एक सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। ओके, उसी तरह से ईच सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसी तरह से जो सेल ऑर्गेनेल है, न्यू सेल ऑर्गेनेल इस पर्टिकुलर एरिया में बिल्डअप होने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी ईच सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी, न्यूक्लियोलस ये सारे फिर से बढ़ने लग जाएंगे और ईच सेल में अभी फिर से 46 क्रोमोसोम रिटेन हो जाएगा और इसी तरह से जो टेलोफेज है उसका एंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ आता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि सेल का डिवीज़न होगा। अभी तक हमने देखा था कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा था, जो क्रोमोसोम्स है उनका डिवीज़न हो रहा था। दोनों अलग अलग सेल में किस तरह से जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होके जा रहे थे उसके बारे में हमने डिटेल में देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। हम देखेंगे एनिमल सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है एंड प्लांट सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।